हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड के बारे में बात की थी। और जेनेटिक कोड से क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि आनुवांशिक कोड के कोई लक्षण लिखिए। ठीक है, तो हमने उसके 5 से कल लक्षण या गुण या विशेषता उसकी हमने देखी थी। ठीक है भाई, चलिए आज जो हम बात करते हैं वो एक अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मानव जीनोम परियोजना। शॉर्ट में मैं इसको HGP कह सकता हूं। H का मतलब होता है ह्यूमन, G का मतलब होता है जीनोम और P का मतलब होता है प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव जीनोम परियोजना है, जिसको हम क्या कह के चल रहे हैं, HGP कह के चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो HGP के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो, अच्छा सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि आखिर जीनोम क्या है ना? जीनोम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हैप्लॉइड गुणसूत्र के ऊपर, हैप्लॉइड गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं, मैं ये कहूं कि सिंगल गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं उन्हें हम जीनोम कहते हैं। जीनोम क्या है भाई? कि एक गुणसूत्र के ऊपर और ऐसा गुणसूत्र जो गैमेट में है, युग्मक में, और युग्मक में जो क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है ना? तो अगुणित गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं, अगुणित गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं, इन जीनों को सम्मिलित रूप से हम जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है, जेड से भी बना सकते हैं, जी से भी बना सकते हैं, आप जीन के ना समझ रहे ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। बात समझ में आई आपको कि आखिर जीनोम क्या है? जीनोम का मतलब होता है कि अगुणित गुणसूत्र के ऊपर संपूर्ण जीनों को, अगुणित गुणसूत्रों के संपूर्ण जीनों को हम जीनोम कहते हैं। जैसे हम एक सीधी सी बात करें कि हमारे अंदर गैमेट में जो 23 गुणसूत्र हैं, उन 23 गुणसूत्र के ऊपर जितने सारे जीन हैं, हम उन सभी को टोटली क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या था कि भाई किसी को भी जीनोम या जीन के बारे में नहीं पता होता था पहले, है ना? अंदाज लगाते थे कि आखिर भाई ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसकी क्या संरचना होती है, आखिर कैसे ये संतति में डिफरेंट लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस चीज को अध्ययन करने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता थी, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो हुआ क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1988 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक विकसित कंट्री है ना, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उस देश ने, अच्छा उसमें कुछ और देशों ने भी भाग लिया, और देशों ने भी इसका साथ दिया, भारत ने भी दिया। ठीक है, लगभग 256 के करीब लैब थी 1856 देशों की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि मानव, तो मनुष्य की जीनोम आप पता चली गया, और परियोजना अर्थात मैं ये कहूं कि मनुष्य के जीनों को पता लगाने के लिए, मनुष्य के जीनों का पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। उस प्रोजेक्ट को हम मानव जीनोम परियोजना कहते हैं या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि आखिर मानव जीनोम परियोजना क्या है? तो इसकी फिर हम एक डेफिनेशन देखते हैं।
डेफिनेशन क्या होती है भाई कि मानव जीनोम का पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई, जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये तो एसजीपी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि भाई मानव जीनोम का पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना स्टार्ट की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, एचजीपी कहते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इससे जो एक और क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है एचजीपी के लक्ष्य और एक होता है एचजीपी की विशेषताएं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो, एक तो आनुवांशिक कूट के गुण, एक क्वेश्चन बनता है एचजीपी के लक्ष्य और एक क्वेश्चन बनता है एचजीपी की विशेषताएं। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको विशेषकर याद करने हैं, है ना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले मानव जीनोम परियोजना की परिभाषा पता चल गई होगी कि भाई मानव के जीनोम का पता लगाने के लिए जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई थी उसे हम क्या कहते हैं, एचजीपी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टार्ट की गई। ठीक है, और मुख्य रूप से 1990 में प्रारंभ हुई। तो जीडी वाटसन थे, जीडी वाटसन, उनके नेतृत्व में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये तो एक परिभाषा हुई एसजीपी की। अब इसके हम मुख्य क्वेश्चन की बात करें तो दो मुख्य क्वेश्चन है। इसके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य, तो लक्ष्य में पहले लिख देता हूं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। मानव जीनोम के 1 लाख जीनों की पहचान करना, मानव जीनोम बनाने वाले 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण करना, उपरोक्त सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक विकसित करना, कुछ मॉडल जीव जैसे इकोलाई,
ड्रोसोफिला, चूहा आदि के जीनोम का निर्धारण करना। ठीक है, तो एक बार इनको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये जो HGP के हमने लक्ष्य लिखे हैं, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब हमने HGP परियोजना का प्रारंभ किया था, स्टार्ट की थी, तो उस स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे क्या भाई? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने उसका क्या किया था, कोई लक्ष्य बनाया था। ठीक है, तो उसके लक्ष्य हम देखते हैं। तो लक्ष्य जो थे इसके, कि पहला लक्ष्य था कि मानव जीनोम के 1 लाख जीनों की पहचान करना। अब वो अंदाज लगा रहे थे, ठीक है, कि भाई हो सकता है मानव का जो जीनोम बन रहा है वो लगभग 1 लाख जीनों का होगा, तो हम उन 1 लाख जीनों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। ठीक है, सेकंड, मानव जीनोम बनाने वाले जो ये 1 लाख जीन थे, उनको बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों, अंदाज चल रहा था उनका, अनुमान, कि कैसे, कि भाई मानव के जीनोम को जो 1 लाख जीन बना रहे हैं, एक तो हम उनका क्या करेंगे, पहचान करेंगे, लक्ष्य था। दूसरी बात फिर वो कह रहे थे कि इस जीनोम को बनाने वाले जो 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का क्रम है, उनका हम निर्धारण करेंगे कि कौन सा क्षार कौन से स्थान पर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट, उपरोक्त सूचनाओं को, कि जो भी हमको सूचनाएं मिलेंगी उन्हें हम आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करेंगे। अर्थात HGP जब हम शुरू करेंगे तो हमको जितनी भी सूचनाएं मिलेंगी उन सभी को हम किस में कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि आंकड़ों के विश्लेषण हेतु, कि जो भी हमें HGP के आंकड़े प्राप्त होंगे उनको एनालाइज करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए हम एक नई टेक्निक भी विकसित करेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि मानव के अलावा, भाई मनुष्य का निर्धारण तो चल ही रहा है जीनोम का, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि मनुष्य के अलावा कुछ मॉडल जीव जैसे ड्रोसोफिला है, चूहा है ना, ई कोलाई जीवाणु है ना, आदि के जीनोम का भी हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार ये उनके क्या थे, HGP के लक्ष्य थे। क्या थे, लक्ष्य। तो आपको बात समझ में आ गई होगी HGP के लक्ष्य क्या है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो HGP चल रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको हम मानव जीनोम परियोजना कहकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मानव के जीनोम को पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको हम HGP कहते हैं। जीनोम हम जानते हैं कि भाई जीनोम क्या है, अगुणित गुणसूत्रों के जो जीन होते हैं उनके पूरे ग्रुप को हम जीनोम कहते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए। अब वो लक्ष्य क्या निर्धारित किए कि भाई उन्होंने ऐसे सोचा कि मानव का जो जीनोम बना रहे हैं 1 लाख जीन, उनकी हम पहचान करेंगे और उन जीनोम को बनाने वाले लगभग 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों के नंबर का निर्धारण करेंगे। जो भी हमको सूचनाएं मिलेंगी उन्हें हम आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करेंगे और आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई टेक्निक भी बनाएंगे और इसके अलावा कुछ अन्य जीवों का भी जीनोम का निर्धारण करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारी HGP के परियोजना के लक्ष्य और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वो ऐसे ही पूछेगा कि HGP के 4 लक्ष्य लिखो। ठीक है,
तो आप अपनी तरफ से लक्ष्य लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं HGP की विशेषता। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो HGP की विशेषता है, ठीक है। अब देखिए भाई, हमने HGP के लक्ष्य पढ़ लिए और अब हम पढ़ रहे हैं HGP की विशेषता कि आखिर जब HGP परियोजना कंप्लीट हो गई थी तो उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया गया और उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई। तो विशेषताएं क्या थी? वो ये थी, पहला पॉइंट कि मानव जीनोम में 3165.7 करोड़ क्षारक पाए जाते। भाई HGP कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके आंकड़े बताए गए, तब वो कहते थे कि भाई मानव जो जीनोम है ना उसमें टोटल 3165.7 करोड़ क्या पाए जाते हैं? क्षारक। जबकि हमने लक्ष्य में क्या पढ़ा कि 3 अरब 20 करोड़ क्षारकों का निर्धारण करेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ उनका एक्चुअल कितना काउंटिंग आई? 3165.7 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट कि मानव में पूर्वानुमान के आधार पर, पहला अनुमान हम क्या लगा रहे थे आपको याद हो तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई लगभग 1 लाख जीनों की पहचान करेंगे, पढ़ रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूर्वानुमान के आधार पर लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन माने गए थे, परंतु HGP द्वारा ज्ञात हुआ कि मानव में 30,000 जीन ही पाए जाते। नहीं आई बात समझ में? वो ये कह रहा है कि भाई लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन माने गए थे, जो भी हमने पढ़ा भी था। लेकिन बाद में HGP से क्या पता चला कि मानव में टोटल 30,000 ही जीन पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, प्रत्येक जीन में लगभग 3,000 क्षारक पाए जाते हैं। जो एक जीन होता है उस जीन में लगभग 3,000 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन है। क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन। आप इसको याद रखना कि मनुष्य का सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है। और ये जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है ना वो हमारी मांसपेशियों के बिटवीन पाया जाता है, उनको मजबूत बना के रखता है, मसल्स को, ठीक है। साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बाह्य कोश के द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है, उनके मध्य जो हमारी मसल्स होती हैं उनको ये सिंपल आप ये समझो कि हमारी मसल्सों में पाया जाता है डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है। तो जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो सबसे बड़ा जीन है हमारी बॉडी के अंदर और उस जीन में, अकेली जीन में 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2.4 करोड़। इसी प्रकार खोजी गई जीन में से मतलब हमने लगभग 30,000 जीन खोजे गए, इनमें से लगभग 50% जीनों का ही कार्य हमने ज्ञात किया है। अभी तक और जो जीन हैं उनके कार्यों का पता नहीं लग पाया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन, जो फर्स्ट नंबर का गुणसूत्र है उसमें सबसे अधिक जीन 2968 और बाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी HGP क्या विशेषताएं। बात समझ में आ गई आपको? तो HGP की विशेषता हम एक बार फिर देखने की कोशिश करें तो देखिए, वो ये कहते हैं कि भाई मानव जीनोम में 3165.7 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई पहले ये माना गया था कि लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन होंगे, लेकिन बाद में HGP से ये ज्ञात हुआ कि टोटल ही 30,000 जीन पाए गए, है ना। फिर वो कहते हैं कि इस हिसाब से प्रत्येक जीन के पास औसतन 3,000 क्षारक पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य में जो सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है
उसमें अकेले में 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं, 2.4 करोड़। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि भाई हमने जितने भी जीन खोजे हैं उनमें से लगभग 50% जीन ही कार्य करते हैं, बाकी के क्या कार्य हैं जीनों के अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए। ठीक है, और वो लास्ट में कहते हैं कि भाई गुणसूत्र एक में सबसे अधिक जीन 2968 और गुणसूत्र 22 में सबसे कम जीन 231 पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये थी हमारी एचजीपी की विशेषताएं। ठीक है, तो अब जो हम ज्यादा कोई खास बात नहीं है, आपको याद कर लें, ये केवल इनमें कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, लक्ष्य में और विशेषता में। और मोस्ट क्वेश्चन है, आ जाते हैं क्वेश्चन। बात समझ में आ रही क्या? आज जो हमने अभी बात की है वो एचजीपी के बारे में बात की है, और एचजीपी की हमने दो मुख्य बातें देखी हैं, एक तो इसके लक्ष्य और एक इसकी विशेषता। ठीक है, लक्ष्य और विशेषता। तो लक्ष्य आपको याद हो गए होंगे और विशेषता भी आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? भाई लक्ष्य तो अभी हमने पढ़ा ही था, जैसे 1 लाख जीनों की पहचान करना है ना, और 3 अरब 20 करोड़ जो क्षारक है उनके अनुक्रम का निर्धारण करना, उपरोक्त सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करना, नहीं पढ़ा था क्या? और आंकड़ों के लिए नई टेक्निक विकसित करना, और मॉडल जीव के भी अनुक्रम का निर्धारण करना। तो ये हमने लक्ष्य में पढ़ा था। विशेषता में हमने क्या पढ़ लिया कि भाई मानव जीनोम में लगभग 3165.7 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं, और इनका निर्धारण करने वाले जो जीन है पूर्व अनुमान था 80,000 से 1,40,000, लेकिन बाद में पता चला कि 30,000 ही जीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमने क्या देखा कि भाई प्रत्येक जीन में औसतन 3,000 क्षारक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, उसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हमने वहां पर और जैसे 50% जीनों के कार्यों का ही हमने अध्ययन कर पाए, या हम पता लगा पाए हैं कि हमने जितने जीन खोजे हैं उनमें से लगभग 50% जीनों के ही कार्यों का हम अंदाज लगा पाए। ठीक है, और गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन 2968 और गुणसूत्र 22 में सबसे कम जीन 231 पाए जाते हैं। तो ये था हमारा एचजीपी के लक्ष्य और एचजीपी की विशेषता। और जो एचजीपी की विधि है उसके अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आने के नए के बराबर ही चांस होते हैं, कोई खास बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और जब हम क्लास में उनको पढ़ेंगे तो इसकी विधि भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम इतनी ही बात करेंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है जिसको हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे।